गांव के उस पगडंडी पर खड़े होकर अपनी माँ गौरी भट्ट के बचपन के सबसे पवित्र वादे की अमानत का सरेआम मजाक उड़ाते हुए उस शहर से लौटे मगरूर लड़के ने जब ये कहा कि उसे कांच की चूड़ियां हर वक्त हाथों में मेहंदी रचाकर घूमने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है और उनके हाव भाव देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती होगी, तब वो इस बात से पूरी तरह अनजान था। नियति ने उन दोनों की किस्मत को जन्म जन्म के बंधन में बांध दिया है और जिसे वह आज एक मामूली और गंवार लड़की समझकर धुतकार रहा है, वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बनने वाली है। क्योंकि दोनों परिवारों के बड़े इस रिश्ते को शादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। ये उस दिन की बात है जब पंखुड़ी ठाकुर वेदांत मठ के घर उसकी बहन को मेहंदी लगाने गई हुई थी। पता है यार, मुझे इस गांव की लड़कियों से बहुत चिढ़ होती है। ये कांच की चूड़ियां, ये मेहंदी, मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर समय हाथों पर मेहंदी लगाए घूमती रहती हैं। इसके हाव भाव देखकर तो लगता है कि शायद किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती होगी। वह लगातार बोलता जा रहा था। उसने माथे पर आए बलों को एक हाथ से पीछे किया। वह लड़की जिसे तुम्हारी माँ और उसकी माँ बचपन की सबसे अच्छी सहेलियां रही हैं और जिनके स्नेह ने तुम दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया है, तुम उसके बारे में इस तरह बात कर रहे हो? क्या तुम दोनों की कभी कोई बातचीत नहीं हुई? अमन अब भी हैरान था। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी मम्मी गौरी भट्ट को कहते सुना था कि तुम्हारी वापसी के बाद परिवार वाले तुम दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। वेदांत ने तुरंत सिर हिलाकर इनकार कर दिया। क्या उस लड़की का मैंने कभी चेहरा तक नहीं देखा और तुम्हें लगता है कि मैं उसे अपना जीवन साथी मान लूंगा, शादी करूंगा मैं उससे? मुझे तो वो बहुत अजीब लग रही है। वेदांत ने सिर से पैर तक उसका निरीक्षण करते हुए कहा। खिड़की के बाहर खड़ी पंखुड़ी ने हल्का सा मुड़कर अंदर देखा। अमन को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन वेदांत निश्चिंत था। उसे लगा कि कोई बात नहीं होगी। वैसे भी उसे इस बात की परवाह नहीं थी। लड़की कुछ पल तक अंदर देखती रही और फिर उसने पूरा रुख दूसरी ओर कर लिया। वेदांत को उसकी आंखों में नमी उतरती हुई महसूस हुई। एक मिनट, क्या हमारी आवाज उस तरफ जा रही है? लेकिन कांच की खिड़की के पार आवाज तो नहीं जाती। वह थोड़ा सतर्क हुआ। अमन ने प्रश्नवाचक नजरों से बड़ी खिड़की की ओर देखा। लड़की अब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खिड़की से दूर जा रही थी। तभी अचानक अमन को कुछ याद आया। अरे नहीं यार, ये खिड़की तो परसों शाम ही टूट गई थी। गरिमा ठाकुर जी ने मुझे इसे ठीक करवाने के लिए भी कहा था। मैंने टूटा हुआ कांच तो निकलवा दिया था, लेकिन नया कांच लगवाया ही नहीं। इसने हमारी सारी बातें सुन ली। ओ माय गॉड! अमन शर्मा एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। वेदांत भट्ट के माथे पर बस एक पल के लिए बल पड़े। वह गंभीर निगाहों से खिड़की के बाहर देखता रहा, जहां दूर जाती हुई पंखुड़ी ठाकुर दिखाई दे रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट भी थी। पंखुड़ी तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता देगी और उसने हमें ये सब करते हुए भी देख लिया है। अमन बुरी तरह से घबराया हुआ था। वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए उस पर एक बेरुखी भरी नजर डाली। तुम्हें इतना डर लगता है तो ऐसे काम करते ही क्यों हो? अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि ये सब मैंने मंगवाया था। वेदांत भट्ट किसी से नहीं डरता। वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके महंगे जूतों की ठोकर से कांच की मेज हल्की सी हिल गई, मगर वह रुका नहीं। नीले रंग की आधी बाहों वाली टी शर्ट में उसके मजबूत बाजू साफ दिखाई दे रहे थे। वो बेपरवाह अंदाज में कमरे से बाहर निकल आया। कुछ देर पहले पिए गए पैक का असर था या कुछ और। उसकी आंखों में हल्की सी लालिमा उतर आई थी। लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ सीधे उसी दिशा में चला गया जहां कुछ देर पहले पंखुड़ी गई थी। वहां लंबा सा गलियारा था जिसके आखिर में सीढ़ियां थी। पंखुड़ी तेजी से नीचे उतर रही थी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुको, वेदांत ने उसे आवाज दी। आखिरी सीढ़ी पर पैर रखते ही पंखुड़ी के कदम रुक गए, मगर वो मुड़ी नहीं। वेदांत तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। तुम पंखुड़ी ठाकुर हो ना? गरिमा ठाकुर जी की बेटी, वही लड़की जिसके बारे में हमारी मम्मियाँ अक्सर बात करती रहती हैं और जो सिया ठाकुर की सबसे अच्छी सहेली है। दोनों हाथ ट्राउजर की जेबों में डाले वह सामने खड़ी लड़की को गौर से देख रहा था। उसने गहरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। केवल उसकी बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें दिखाई दे रही थी। वेदांत की बात के जवाब में वो कुछ नहीं बोली। उसने बस हल्के से अपनी नाक पर हाथ रखा। ओ, मेरे मुंह से गंध आ रही है तुम्हें?
हाँ, मैंने अभी थोड़ा-सा पैक लिया था, देखा तो है ना तुमने। अब क्या करोगी? जाओगी और मम्मी को बता दोगी, पिताजी को बता दोगी? वह चुभते हुए स्वर में पूछ रहा था। उसकी निगाहें लगातार पंखुड़ी पर टिकी थी। पंखुड़ी एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में आई नमी उसने पलकों में छिपा ली और फिर सीधे वेदांत की आंखों में देखते हुए बोली, यह आपका निजी मामला है। वैसे भी जिस माहौल में आप रहकर आए हैं ना, वहाँ शायद ये सब सामान्य माना जाता होगा, लेकिन आप में ऐसी कोई खास बात दिखाई नहीं देती कि आप अपनी गलत आदतों पर नियंत्रण रख सके। आपकी व्यक्तित्व उतनी मजबूत नहीं लगती जितनी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही वेदांत के होठों की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा तन गया। हेलो, तुम अपने आप को समझती क्या हो? बड़ी आदर्शवादी बन रही हो। किसी इंसान को केवल उसके कपड़ों से नहीं परखा जा सकता, और वैसे भी तुम मुझे जानती ही कितना हो। वह नाराज होकर बोला, और तुम यहाँ सिया के हाथों में मेहंदी लगाने आई थी क्या? वेदांत ने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। पंखुड़ी के होठों से हल्की सी सिसकी निकली। मेरा हाथ छोड़िए, कृपया, मुझे दर्द हो रहा है। पहली बार उसकी आवाज में घबराहट सुनाई दी। वेदांत ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। अच्छा, नाराज मत हो, ये लो, कुछ पैसे रख लो, शायद आने जाने में काम आ जाए। उसने जेब में से अपना बटुआ निकालते हुए कहा। पंखुड़ी की हरी आंखों में एक पल के लिए हैरानी गुस्सा दोनों उतर आए। अपने पैसे अपने पास रखिए। सिया मेरी दोस्त है और मैं उसी के कहने पर यहाँ आई थी, और मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तेजी से मुड़ी, मगर वेदांत को उसकी बात पर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह तेजी से सीढ़ियां पार करके फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पंखुड़ी अपनी ही धुन में तेजी कदमों से चल रही थी। उसे टकराते टकराते बची। वेदांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जानती हो, अमेरिका में लोग कहते थे कि उन्होंने मुझ जैसा आकर्षक लड़का नहीं देखा। एक बार तो मैंने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। मैं पहले नंबर पर आया था, लेकिन मुझे उस उपलब्धि को लेकर कोई खास उत्साह नहीं था, इसलिए मैंने उसे कोई फायदा नहीं उठाया। पर तुम बताओ, तुम्हें मुझे देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं किसी फिल्मी हीरो जैसा दिखता हूँ? वेदांत भट्ट ने दिलचस्पी भरे अंदाज में पूछा। लेकिन सच ये था कि वेदांत को हैरानी हो रही थी। सामने खड़ी लड़की ने उसे पहली बार देखा था, और उसे देखकर वह बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई थी, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। अमेरिका में भी जिन लड़कियों से उसका परिचय हुआ था, वे अक्सर उसकी तारीफ किया करती थी। उसे अपने व्यक्तित्व और आकर्षक रूप पर बहुत गर्व था। पंखुड़ी ठाकुर ने एक क्षण रुककर वेदांत को ध्यान से देखा। मेरे लिए किसी व्यक्ति के चेहरे की सुंदरता से ज्यादा उसका स्वभाव और चरित्र मायने रखता है। और आपका चरित्र कैसा है, ये तो मैं कुछ देर पहले ही देख चुकी हूँ, उसने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। वेदांत की सहनशक्ति जवाब देने लगी थी। उसने अचानक पंखुड़ी का मेहंदी लगा हुआ हाथ पकड़ लिया। मेहंदी अभी लगी थी, उसके छूते ही मेहंदी का सुंदर डिजाइन खराब हो गया। पंखुड़ी की आंखों में आंसू भर आए। ये रवैया मुझे इसलिए दिखा रही हो ना, क्योंकि तुम्हें यकीन है कि हमारी मम्मियाँ बचपन की सहेलियां रही हैं, और वे चाहती हैं भविष्य में हम दोनों की शादी हो जाए। शायद तुम खुद को किसी उपन्यास की नायिका समझ रही हो। तुम्हें लगता है कि इस तरह की बातें करके तुम मुझे प्रभावित कर लोगी? वेदांत गुस्से में लगातार बोलता जा रहा था। पंखुड़ी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे आपसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच कहूं तो मैं खुश हूं कि अब मुझे आपके बारे में सच्चाई पता चल गई। कम से कम ऐसे इंसान नहीं जिनसे दूरी बनाते समय मुझे दुख होगा। मेरा हाथ छोड़िए और आगे से मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और दृढ़ स्वर में कहती हुई आगे बढ़ गई। वेदांत उसे जाता हुआ देखता रह गया। वह ना तो डरी थी और ना घबराई थी। उसने उसकी हर बात का जवाब दिया था। पंखुड़ी मजबूत कदमों से उस आलीशान घर से बाहर निकल गई। वेदांत ने मुड़कर देखा। दाईं ओर दीवार पर एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। उसने खुद को गौर से देखा। मुझे देखकर भी कोई लड़की ऐसा व्यवहार कर सकती है, और वह भी वो लड़की जिसके बारे में वर्षों से घर में बातें हो रही हैं। वह हैरान था। शीशे में उसे अपना आकर्षक व्यक्त साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पंखुड़ी की बेरुखी उसके मन में चुभ गई थी। उसके भीतर नाराजगी की एक तेज लहर उठी। वेदांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है अभी भारत और अमेरिका के समय का अंतर तुम्हारे लिए परेशानी बना हुआ है। अभी आए हो, तुम्हें 3 दिन ही तो हुए हैं। गौरी भट्ट की स्नेह भरी आवाज सुनकर वह पलटा। गौरी उसकी माँ थी और वेदांत उन्हें बहुत प्रिय था। मम्मी, अभी जो लड़की हमारे घर आई थी वो पंखुड़ी ठाकुर थी ना? गरिमा ठाकुर जी की बेटी, वेदांत ने उनके पास जाते हुए पूछा। गौरी थोड़ी हैरान हुई। हाँ, वही पंखुड़ी थी, बहुत अच्छी लड़की है।
मेहंदी लगाती है, कल सुबह रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए सिया ठाकुर ने उसे मेहंदी लगाने के लिए बुलवाया था। बेचारी बहुत मेहनती है, सबको मेहंदी लगाती रही, लेकिन खुद अपने सीधे हाथ में बस थोड़ा ही लगा पाई थी। तभी उसके पिताजी आकाश ठाकुर का फोन आ गया और वे जल्दी में चली गई। गौरी ने सहज स्वर में कहा। वेदांत कुछ क्षण उन्हें देखता रहा। 20 साल पहले जब मैं अमेरिका जा रहा था, तब आप और गरिमा ठाकुर जी अक्सर मजाक में कहा करती थी, अगर हम दोनों बड़े होकर एक दूसरे को पसंद करें तो शादी के बारे में सोचा जा सकता है। तब तो वो बहुत छोटी थी, ठीक से बात भी नहीं करती थी। अब तो शायद 17-18 साल की हो गई होगी। वही लड़की है ना? वह जैसे किसी बात की पुष्टि करना चाहता था। गौरी भट्ट ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, वही है, लेकिन अब मुझे साफ दिखाई देता है, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। मुझे नहीं लगता कि तुम और पंखुड़ी एक दूसरे को समझ पाओगे। उसने केवल 12वीं तक पढ़ाई की है और गरिमा ठाकुर को गुजरे हुए भी कई साल हो गए हैं। पंखुड़ी और उसके पिताजी ने भी कभी उन पुरानी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगी। तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करना। गौरी भट्ट आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वेदांत भट्ट ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं मम्मी, शादी की तैयारी कीजिए, मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वह सोचते हुए बोला। उसकी भूरी आंखों में कोई अनजाना विचार चमक रहा था। गौरी भट्ट हैरान रह गई। क्या तुम्हें पंखुड़ी पसंद आ गई है? लेकिन वेदांत, वो बहुत सादगी से रहने वाली लड़की है, साड़ी पहनती है, परंपराओं को मानती है, वैसे बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा आजाद ख्याल का लड़का उसके साथ सहज रह पाएगा। वह चिंता से बोली। वेदांत ने सिर हिलाया। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं जो ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ। कल रक्षाबंधन का त्योहार है ना, मैंने सुना है कि वो बहुत पारंपरिक विचारों वाली है। आप छुट्टियों के दौरान मेरी और पंखुड़ी की शादी की बात आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद मैं अपने बिजनेस के कामों में व्यस्त हो जाऊंगा। उसने बड़े आराम से अपनी पूरी योजना बता दी। गौरी भट्ट कुछ पल तक उसकी ओर देखती रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी सी भी थी और खुशी भी। उन्हें पंखुड़ी हमेशा से अच्छी लगती थी, लेकिन बेटे के स्वभाव को देखते हुए उन्होंने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला था। अब जबकि वेदांत स्वयं ये बात कह रहा था, तो उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। खुश होकर उन्होंने अपना फोन उठा लिया। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ और आगे की तैयारी के बारे में सोचती हूँ। वह बेहद प्रसन्न दिखाई दे रही थी। वेदांत कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, मम्मी एक बात बताइए, भारत में अगर किसी का रिश्ता टूट जाए तो क्या कोई कानूनी परेशानी हो सकती है? उसने सामान्य स्वर में पूछा। गौरी भट्ट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी सम्मान जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वेदांत हल्का सा मुस्कुराया। बस ऐसे ही। इतने साल बाहर रहने के बाद यहाँ के तौर तरीके समझने पड़ेंगे ना। वह सहजता से बोला और उठ खड़ा हुआ। गौरी भट्ट ने स्नेह से अपने बेटे को देखा। तुम बेकार की बातें सोच रहे हो। तुम्हारे पिताजी इस शहर के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं और मेरा बेटा भी समझदार है। वह उसे आशीर्वाद भरी नजरों से देख रही थी। वेदांत मुस्कुराकर वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके चेहरे की मुस्कान बदल गई। पंखुड़ी ठाकुर का शांत और दृढ़ व्यवहार उसके मन में बार बार घूम रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। किसी लड़की ने उसकी बातों और उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होने के बजाय उसे उसी की गलतियों का एहसास करा दिया था। यही बात उसके मन में लगातार खटक रही थी। दूसरी ओर उस भव्य कोठी से बाहर निकलते समय पंखुड़ी ठाकुर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर कभी उसका सपना नहीं था। वह काफी देर तक सड़क पर चलती रही। लगातार काम और पूरे दिन की भाग दौड़ से उसके पैर दर्द करने लगे थे। आखिर उसने एक रिक्शा रोका। उसका घर वहां से कुछ किलोमीटर दूर था। चमकदार कॉलोनियों से दूर एक साधारण बस्ती में बना 3 कमरों का छोटा सा मकान। आज वह सामान्य दिनों से कहीं अधिक थक चुकी थी। त्योहार की वजह से उसने कई लड़कियों और महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाई थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी, तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। मेहंदी का सुंदर डिजाइन जगह जगह से बिगड़ गया था और अब बहुत खराब दिख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसने गहरी सांस ली। कई बार दस्तक देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, उसने अपने पर्स से चाबी निकाली और स्वयं दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसे पता था कि उसके लौटने का इंतजार करने वाला कोई नहीं था। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। भूख महसूस होने पर वह रसोई की ओर बढ़ी। उसने अपना दुपट्टा उतारकर बैठक के सोफे पर रख दिया। रसोई की ओर जाते हुए उसकी नजर दीवार पर लगे छोटे से शीशे पर पड़ी।
उसकी हरी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। गोल गोल चेहरा और शांत भाव, मानो मुस्कान उससे बहुत दूर चली गई हो। लोग कहते थे कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन पंखुड़ी ने कभी इस बात को महत्व नहीं दिया। उसने हमेशा महसूस किया था, सुंदरता से ज्यादा जरूरी आत्मसम्मान और मेहनत होती है। सिर झटक कर वह रसोई में चली गई। खाना गर्म करते समय उसे किसी आहट का एहसास हुआ। वह तुरंत पलटी और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। आ गई पंखुड़ी, मुझे बता देती, मैं सब्जी गर्म कर देता तुम्हारे लिए। ये आकाश ठाकुर की आवाज थी। पंखुड़ी ठाकुर के शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ गई। नहीं पिताजी, मैं खुद ही कर लूंगी, आप जाकर सो जाइए। उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। आकाश ठाकुर ने थके हुए अंदाज में अपने कान खुजलाए। मैं तुम्हारा इंतजार ही तो कर रहा था, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। पंखुड़ी ने असहाय होकर उनकी तरफ देखा। उसे पता था ये जरूरी बात क्या है, पैसों की मांग जो हर कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाती थी। पिताजी, मुझे आज सिर्फ 3,000 रुपए मिले हैं। बिजली का बिल भरना है, घर का राशन भी खत्म हो गया है, बहुत सारा सामान लाना है। आप फिर ये पैसे अपने गलत शौकों में खर्च कर दोगे। उसकी आवाज भर गई थी। आकाश ठाकुर ने नाराज नजरों से अपनी बेटी को देखा। ज्यादा बहस मत किया कर, मुझे दवाई लेनी है, उसी के लिए पैसे मांग रहा हूँ। 2,000 अपने पास रख लो और 1,000 मुझे दे दो। उनके चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। पंखुड़ी ने सख्ती से सिर हिला दिया। नहीं पिताजी, मैं पैसे नहीं दूंगी। अगर इस बार बिल जमा नहीं हुआ, बिजली कट जाएगी। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको पूरे 5,000 रुपए दिए थे, वह भी अपनी सहेली से उधार लेकर। और आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने शौक पूरे करेंगे इन पैसों से। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ये वर्षों का दर्द था। पहले उसकी माँ इस सब का सामना करती थी। पूरी जिंदगी सिलाई करके वह घर चलाती रही, पति की आदतों का बोझ भी उठाती रही। अब उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी पंखुड़ी के कंधों पर आ गई थी। बहुत बोलने लगी है, मैंने कहा ना पैसे दे, नहीं तो मैं खुद निकालूंगा तेरे पर्स से। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। पंखुड़ी के हाथ से चम्मच गिरकर फर्श पर जा पड़ा। वह घबराकर रसोई से बाहर आई। नहीं पिताजी, कृपया इस बार नहीं, मैं आपको कुछ दिनों के बाद पैसे दूंगी। कल रक्षाबंधन है, घर में अगर कोई मेहमान आ गया तो चाय बनाने तक का सामान नहीं होगा। वह रोती हुई बोली। उसके सर पर रखा दुपट्टा खिसक कर नीचे गिर गया था और उसके लंबे रेशमी बाल खुल गए थे। लेकिन उसकी विनती का आकाश ठाकुर पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने तेजी से बैठक में रखा पंखुड़ी का पर्स उठाया और उनमें रखे नोट निकालकर गिनने लगे। हर समय गौरी भट्ट के घर जाती रहती हो, कितनी बार कहा है उनसे कुछ मदद मांग लिया करो। अगर वे थोड़ा सहारा दे दे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा है। वह नोट गिनते हुए बोले जा रहे थे। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं उनसे कई बार मदद ले चुकी हूँ, अब उनसे बार बार पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता पिताजी, कृपया ऐसा मत कीजिए। वह उनके हाथ में से पैसे लेने बढ़ी, लेकिन उस समय उन्हें किसी रिश्ते या भावना की परवाह ही नहीं थी। पैसे मुट्ठी में दबाकर उन्होंने गुस्से से पंखुड़ी की ओर देखा। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, वैसे ही जिद्दी। अगले ही पल उनका हाथ उठा और पंखुड़ी के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ गया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने 500 रुपए का एक नोट उसकी ओर फेंक दिया। जा इससे चाय का सामान ले आना और कोई ढंग की नौकरी ढूंढ ले। पढ़ाई में इतना मन लगाने से क्या होगा अगर घर ही ना चल सके। वह फिर नोट गिनने लगे। जमीन पर बैठी पंखुड़ी का मन किया कि वह फूट फूट कर रो पड़े। वह इस घर की हालत बदलने की जितनी कोशिश करती सब व्यर्थ हो जाता। आखिर में मर क्यों नहीं गई अपनी माँ की तरह। वह भी तो कैंसर से लड़ते लड़ते बिना इलाज के इस दुनिया से चली गई। क्या सारी परीक्षाएं सिर्फ मेरे हिस्से में ही लिखी है। उसके होठों से धीमी सी सिसकी निकली। आंसू पोंछते हुए उसे याद आया, उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां रक्षाबंधन के लिए कितनी तैयारियां कर रही थी। किसी ने नई चूड़ियां खरीदी थी, किसी ने कपड़े और जूते, और वह थी जो आज भी साधारण साड़ी पहनकर कॉलेज गई थी ताकि कुछ ग्राहकों को मेहंदी लगाने का काम मिल सके। पंखुड़ी ने हाथ में पड़े 500 रुपए का नोट को देखा और आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। तभी आकाश ठाकुर, जो बाहर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहे थे, उनकी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। इस समय पिताजी को किसका फोन आया होगा। पंखुड़ी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आकाश ठाकुर ने भी फोन निकालकर कान से लगाया। जी गौरी भट्ट जी। आवाज सुनते ही उनके स्वर में अचानक मिठास आ गई। पंखुड़ी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। गौरी भट्ट ने उनके पिताजी को वर्षों से फोन नहीं किया था। उनकी आदतों की वजह से रिश्तेदार भी उनसे दूरी बना चुके थे। आज अचानक गौरी भट्ट ने फोन क्यों किया।
वह घबराकर कुछ कदम आगे बढ़ी। क्या वेदांत और पंखुड़ी की शादी की बात है? वेदांत वापस आ गया। आकाश ठाकुर के चेहरे का रंग बदल गया और उनके हाथ पांव फूलने लगे। उनकी हैरानी भरी आवाज सुनकर पंखुड़ी का दिल बैठ गया। मेरी शादी वेदांत भट्ट के साथ? पंखुड़ी को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई, मगर सामने का दृश्य तो यही बता रहा था। मुझे क्या आपत्ति होगी गौरी भट्ट जी, मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे। इतने अमीर घर की बहू बनेगी मेरी बेटी, बस मेरे पास दहेज वगैरह के पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे कुछ रकम दें तो आकाश ठाकुर खुश होकर कहने लगे थे। शायद उन्होंने 10 लाख कहा या 15 लाख। पंखुड़ी को लगा उसने सुनने में कोई गलती कर दी। उसने लड़खड़ाकर सोफे का सहारा लिया। अरे वाह, तेरी तो किस्मत खुल गई। तेरा होने वाला दूल्हा अमेरिका से लौट आया है। मुझे तो लगा था कि तू यहीं मेरी चौखट पर बैठी रह जाएगी, मगर नहीं। तेरी गरिमा ठाकुर मौसी और गौरी भट्ट की दोस्ती सचमुच बहुत गहरी है। तैयारी कर, परसों रात को तेरी शादी है वेदांत भट्ट के साथ। पूरे 15 लाख रुपए गौरी भट्ट देने वाली है मुझे तेरे दहेज के लिए। मेरे तो वारे न्यारे हो गए। आकाश ठाकुर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पंखुड़ी ने अपना दिल डूबता हुआ महसूस किया। मना कर दीजिए पिताजी उन्हें, मैं शराब पीने वाले इंसान से शादी नहीं करूंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी, वह बड़ी मुश्किल से बोली थी। अंदर कमरे में जाते हुए आकाश ठाकुर अचानक मुड़े। क्यों नहीं करोगी शादी? इतना बड़ा और अमीर परिवार है उनका, और खुद गौरी भट्ट ने इस रिश्ते के लिए कहा है। खबरदार जो मुंह से इनकार निकाला, जा अपने कमरे में जा और तैयारी करनी है कर ले। घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वह फिर से अपने पुराने कठोर रूप में आ गए थे। बहस और विनती के बीच पंखुड़ी की हरी आंखों से 2 आंसू टूटकर गिर पड़े। आप ऐसा नहीं कर सकते। वह घमंडी इंसान जरूर सोच समझकर ये सब कर रहा है, मगर वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। आकाश ठाकुर को सिर्फ 15 लाख रुपए दिखाई दे रहे थे। बुझी हुई चाल से चलते हुए पंखुड़ी अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वेदांत भट्ट ने ऐसा क्यों किया? गुस्से और दुख की तेज लहर उसके भीतर उठी थी। पर्स में रखा पुराना मोबाइल निकालकर उसने सिया ठाकुर को संदेश भेजा। मुझे अपने दोस्त वेदांत भट्ट का नंबर भेजो। कुछ मिनट के बाद ही सिया ठाकुर का शरारती इमोजी वाला जवाब आया। अरे वाह, इतनी बेचैनी, लगता है पहली नजर वाला प्यार तुम दोनों को ही हो गया है। वो बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी। संदेश के साथ ही उसने वेदांत भट्ट का नंबर भेज दिया। पंखुड़ी ने देर नहीं की। वेदांत भट्ट का नंबर मिलाते हुए उसने फोन कान से लगा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से व्यस्त सी आवाज सुनाई दी। आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। किसने कहा था आपसे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि आपको मुझसे घृणा होती है, फिर अब ये शादी क्यों? उसकी आवाज सुनते ही वह फट पड़ी। दूसरी तरफ वेदांत भट्ट को गहरा आश्चर्य हुआ। अनायास ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? मानना पड़ेगा तुम काफी साहसी हो, वह मुस्कुराते हुए बोला था। पंखुड़ी का मन हुआ कि मोबाइल के जरिए ही उसे डांट दे। अभी और इसी वक्त इस शादी से इनकार कर दीजिए। उसने कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इतने गिरे हुए चरित्र वाले इंसान को मैं कभी अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। मुझे आपसे नफरत है। आंसुओं के बीच वो बोलती चली गई। गुस्सा उसे आकाश ठाकुर पर था, मगर निकालने के लिए उसे एक इंसान मिल गया था। फोन के दूसरी तरफ मौजूद वेदांत भट्ट एक पल के लिए चुप हो गया। तुम्हें अपनी शान पर बहुत घमंड है ना? बस वही घमंड तोड़ना चाहता हूँ मैं। शादी तो जरूर होगी, और इस शादी के बाद जो कुछ होगा उसके लिए तुम अभी से तैयार रहना। एक लाल रंग की साड़ी जरूर लेकर आना, मैं तुम्हें उसमें देखना चाहूंगा, उसने उसकाने वाले अंदाज में कहा था। पंखुड़ी ने अपने होंठ इतनी जोर से काटे, उसे खून का नमकीन स्वाद महसूस होने लगा। तुम जहां चाहे चले जाओ, घटिया इंसान, वह चिल्लाकर बोली, और उसने फोन काट दिया। उसका फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था। चारों तरफ से जिंदगी उसे जकड़ती जा रही थी। आखिर मेरी इतनी सी भी हैसियत नहीं है कि मैं अपने लिए कोई फैसला कर सकूं? ये सोचते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। अगली सुबह दीपावली का त्योहार था। पड़ोस के बच्चों के दरवाजे खटखटाने पर पंखुड़ी ठाकुर बड़ी मुश्किल से जागी। पूरी रात रोने की वजह से उसका सिर भारी हो रहा था। साड़ी का पल्लू अपने ऊपर अच्छी तरह ओढ़ते हुए वह चेहरा ढककर दरवाजे तक आई। बच्चा मिठाई देने आया था। गहरी सांस भरकर उसने मिठाई ली और अंदर चली आई। नहाकर कपड़े बदलने के बाद उसने घर के मंदिर में पूजा की। दीपक जलाया और पूजा की सामग्री के साथ भगवान की आरती की। आकाश ठाकुर बेखबर सो रहे थे। उनके पास बिखरी हुई सिगरेटों के टुकड़े और चाय का खाली कप पड़ा था। पंखुड़ी को उन पर अफसोस हुआ।
मगर वह चुपचाप लौट आई। घर के काम निपटाते हुए उसने कई बार अपने मन से अपनी शादी का ख्याल हटाने की कोशिश की, मगर वह जितना भी कोशिश करती, सच्चाई उसके सामने खड़ी रहती। आकाश ठाकुर जागते ही फोन पर बात करने लगे थे। 15 लाख रुपए देने के लिए गौरी भट्ट का कर्मचारी घर आकर देख भी गया था। पंखुड़ी को अच्छी तरह पता था कि इन पैसों से उसका दहेज तो क्या आना था, बल्कि आकाश ठाकुर अपने किसी काम का इंतजाम करने वाले थे। शाम को सिया ठाकुर का संदेश आया, माँ कर्मचारी को भेज रही हैं, तुम उनके साथ यहाँ आ जाओ। सिया का स्नेह ही था कि वो हमेशा उसे अपने घर बुलाती रहती थी, मगर इस बार पंखुड़ी ने फोन बंद करके तकिए के नीचे रख दिया। वह उस घर में जाना ही नहीं चाहती थी। अब गरिमा ठाकुर ने कर्मचारी के हाथ उसके लिए त्योहार की साड़ी, कपड़े और न जाने क्या क्या भिजवाया था। वह हर चीज को उदास मन से देखती, अलमारी में रखती गई। शायद वह भी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया, मगर छोटे बड़े हर रिश्तेदार ने आकाश ठाकुर को फोन करके बधाई जरूर दी थी। वह अंदर ही अंदर घुटती रही, मन ही मन भगवान से प्रार्थना की ये सब झूठ हो, मगर कुछ भी झूठ नहीं था। त्योहार बीत गया और तीसरी शाम आ पहुंची। सुबह से ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। गौरी भट्ट कम से कम 2 महिलाओं को उसे तैयार कराने के लिए अपने साथ लेकर आई थी। सिया को किसी दूसरे ब्यूटी पार्लर जाना था, इसलिए वह नहीं आ सकी। गौरी भट्ट ने उसकी शादी के लिए बहुत सुंदर लाल साड़ी और दुल्हन का जोड़ा तैयार करवाया था। ब्यूटी विशेषज्ञ ने जब उसे पूरी तरह तैयार किया तो वह लगातार आईने में खुद को देखती रह गई। उसके ऊपर जैसे अद्भुत सौंदर्य उतर आया था। जिसने कभी लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी, आज पूरे 16 श्रृंगार में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी की भी नजर उस पर ठहर जाए। अरे रोइए मत, मेकअप खराब हो जाएगा, ब्यूटी विशेषज्ञ ने उसे रोने की तैयारी करते देखकर टोका था। वह गहरी सांस लेकर रह गई। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। ना कोई सहेली थी और ना ही कोई बहन जो उसके पास बैठकर उसे संभालती। कर्मचारी महिलाएं उसे गाड़ी में बिठाकर भट्ट परिवार के आलीशान कोठी में ले आई। वहां तो जैसे रोशनी और रंगों का सागर उमड़ पड़ा था। पूरे परिवार के लोग वहां मौजूद थे। यही हैसियत का फर्क था। उनके छोटे से घर में किसी ने आना जरूरी नहीं समझा था। शायद आकाश ठाकुर की वजह से लोग दूर ही रहते थे। उसे फूलों से सजे हुए मंडप के पास बने हुए सुंदर कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, छुपी हुई कलाकार निकली तुम। मेहंदी लगाने मुझे आई थी और रंग तो भाई को लग गया। सिया ठाकुर उसके कान के पास झुककर शरारत से बोली थी, मगर वह जवाब भी नहीं दे सकी। गौरी भट्ट ने उसे देखते ही उसके माथे को प्यार से चूम लिया। कुछ देर के बाद विवाह की रस्में शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। मंडप के दूसरी ओर बैठा हुआ वेदांत भट्ट उसकी नजरों के सामने आया तो पंखुड़ी का गला सूख गया। शादी की सारी रस्में पूरी हुई। पंखुड़ी का दिल जैसे बिल्कुल खाली हो गया। क्या सारी जिंदगी मुझे ऐसे इंसान के साथ बितानी पड़ेगी जो मुझे बस एक तुच्छ इंसान समझता है? वह इसी सोच में डूबी हुई थी जब किसी ने उसे भोजन करने के लिए पूछा। उसने धीरे से मना कर दिया। चलो आओ, तुम्हें वेदांत भट्ट के कमरे में ले चलूं। सिया ठाकुर अपनी कुछ सहेलियों के साथ पंखुड़ी ठाकुर को सहारा देकर वेदांत भट्ट के कमरे तक ले आई थी। कमरा भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। फूलों की मोटी चादरों और रंग बिरंगी सजावट ने पूरे कमरे को ढक रखा था। सफेद बेदाग बिस्तर पर अपनी लाल साड़ी का पल्लू संभालते हुए बैठी पंखुड़ी ठाकुर ने धीरे से अपनी आंखों के कोने साफ किए। कुछ खाना हो तो मुझे बुला लेना। तुमने कुछ खाया भी नहीं है, सिया ठाकुर ने चिंता से कहा था। पंखुड़ी मुस्कुरा भी नहीं सकी। धीरे धीरे सब लोग कमरे से बाहर चले गए और कमरा खाली हो गया। वह थक कर बिस्तर के सिरहाने टिक कर बैठ गई। उसकी कमर दुख रही थी, दर्द तो उसके दिल में भी था, मगर इस समय वह उस दर्द के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। उसी बीच कमरे के बाहर गौरी भट्ट परेशान होकर बार बार वेदांत भट्ट का नंबर मिला रही थी। कहाँ चले गए हो तुम वेदांत? तुम्हारी वजह से विदाई और बाकी रस्में भी ठीक से नहीं हो पाई। शादी के तुरंत बाद तुम कहाँ गायब हो गए? अब तो सारे मेहमान भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अभी कई रस्में बाकी हैं, उन्होंने फोन कान से लगाते हुए कहा। दूसरी तरफ से वेदांत ने ऊब भरे स्वर में जवाब दिया, माँ मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, मेहमानों को जाने दीजिए। शादी हो गई है, बाकी इन रस्मों में मेरी ज्यादा रुचि नहीं है। वह चिढ़ा हुआ लग रहा था। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फोन जेब में रखते हुए उसने आसपास नजर दौड़ाई। उस समय वह शहर के एक मशहूर क्लब में मौजूद था। आसपास उसके कॉलेज के लड़के और लड़कियां मौजूद थे। काउंटर पर खड़े कर्मचारी ने उसके सामने पैक पदार्थ का गिलास रखा, जिसे उसने एक ही बार में खाली कर दिया।
एक और देना, इस बार थोड़ा ज्यादा, उसने इशारा करते हुए कहा। उसके भीतर जीत का एक अजीब सा एहसास उठ रहा था। बार बार शादी का वह कागज उसकी आंखों के सामने आ रहा था जिस पर पंखुड़ी ठाकर ने हस्ताक्षर किए थे। घर नहीं जाना क्या तुम्हें? वेदांत रात के 3 बज रहे थे। अमन शर्मा ने चिंता से उसके कंधे पर हाथ रखा। वेदांत ने मुश्किल से अपनी बंद होती आंखें खोली। हाँ चलते हैं, मेरी नई दुल्हन मेरा इंतजार कर रही होगी। वह हल्के से हंसा। अमन शर्मा ने उसे सहारा दिया। आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, आम तौर पर तुम इतना नहीं पीते, उसने कहा और उसे गाड़ी में बैठाकर खुद ही घर तक ले आया। अच्छा हुआ कि घर में लगभग सभी लोग सो चुके थे। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं? अमन शर्मा ने पूछा। लड़खड़ाते कदमों से वेदांत गाड़ी से बाहर निकला। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, वह मुश्किल से बोल पा रहा था। चौकीदार ने उसे देखते ही दरवाजा खोल दिया। वह डगमगाते कदमों से अंदर आया। उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर उसने तेजी से दरवाजा खोला। अंदर चला गया। आवाज सुनकर बिस्तर के सिरहाने ओंघती हुई पंखुड़ी ठाकुर घबराकर जाग गई। हेलो, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी ना? दरवाजा बंद करते हुए वेदांत लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ा। पंखुड़ी ने पहले उसे हैरानी से देखा और फिर उसका दिल बैठ गया। आपने शराब पी रखी है? वह मुश्किल से बोल पाई। वेदांत सामने बिस्तर पर बैठ गया। उसने पहली बार उसे ध्यान से देखा था। आज पूरे दुल्हन के श्रृंगार में पंखुड़ी बेहद सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य सा उभरा। उसकी बात सुनकर भी पंखुड़ी केवल अविश्वास से उसे देखती रही। आप नशे में हैं, कृपया कमरे से बाहर जाइए। वह अपनी साड़ी संभालते हुए उठना चाहती थी, मगर वेदांत ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। संतुलन बिगड़ने से वह फिर बैठ गई। पंखुड़ी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वेदांत कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ओह, मैंने शायद बहुत ज्यादा पी ली है। उसके सामने सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। पंखुड़ी तुरंत खड़ी हो गई। मुझे पानी चाहिए, उसने मुश्किल से कहा। पंखुड़ी ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पानी का गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाया। वेदांत ने गिलास पकड़ने की कोशिश की, मगर संतुलन खो बैठा। गिलास पंखुड़ी के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। पानी फर्श पर फैल गया। वेदांत का शरीर आगे की ओर झुक गया और वह खुद को संभाल नहीं पाया। पंखुड़ी भी उसके भार से संतुलन खो बैठी और दोनों कालीन पर गिर पड़े। वेदांत, क्या हुआ आपको? क्या मैं किसी कर्मचारी को बुलाऊं? ये सब क्या हो रहा है? वह घबराकर बोल उठी, मगर वेदांत अब पूरी तरह निढाल हो चुका था। शायद वह गहरी नींद में चला गया था। पंखुड़ी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसके नीचे से निकलकर खड़ी हो गई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी आगे क्या करे। वेदांत भट्ट के अचानक हाथ हिलने की वजह से पंखुड़ी ठाकुर का भारी साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया। कान की एक बाली भी फर्श पर गिर गई थी। उसी घबराहट में उसने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। किसे बुलाऊं? गौरी भट्ट को या सिया ठाकुर को या किसी कर्मचारी को आवाज दूं? वो बुरी तरह परेशान हो उठी थी। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। रात के 3:30 बज रहे थे। ये किसी को जगाने का समय नहीं था। ऐसे में अगर नई दुल्हन किसी को बुलाती तो न जाने कितनी बातें बनती। भारी मन से वो वापस मुड़ी। उसने एक नज़र फर्श पर बेतरतीब पड़े वेदांत भट्ट को देखा। सचमुच वह किसी मूर्ति की तरह आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक था, मगर इस समय उसकी हालत देखकर पंखुड़ी का मन अपनी किस्मत पर रो पड़ने को हुआ। शायद उसे इस सब की आदत होगी। आखिर वह शराब पीने का आदी जो था। थके हुए कदमों से वापस कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर तक वेदांत को देखती रही, मगर जब उसे कुछ समझ ही ना आया तो वह चुपचाप अपना साधारण कपड़ा लेकर स्नान घर में चली गई। नहाकर कपड़े बदलकर जब वो बाहर आई तो वेदांत उसी तरह सो रहा था। कमरे में फूलों की खुशबू के साथ शराब की तीखी गंध भी फैली हुई थी। पंखुड़ी ने साड़ी का पल्लू नाक पर रखा और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सुबह किसी अजीब सी आवाज से उसकी आंखें खुली। वह झटके से उठ बैठी। वेदांत उठने की कोशिश में बिस्तर से टकराकर फिर नीचे गिर पड़ा था। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। वेदांत, आप ठीक हैं? क्या मैं किसी को बुलाऊं? वह घबराकर बोली। चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वेदांत ने बड़ी मुश्किल से आंखें उठाकर पंखुड़ी को देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। आंखें लाल थी और सिर इतना भारी लग रहा था कि उसे आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक उसने सहारे के लिए पंखुड़ी की कमर पकड़ ली और खुद को संभालने की कोशिश की। पंखुड़ी एक झटके से उसकी ओर झुक गई। तुम्हें मैं बुरा नहीं लग रहा? कल हमारी शादी की पहली रात थी और मैं नशे की हालत में कमरे में आया, आते ही सो गया।
और अब ये हालत है मेरी, वह धीमे और टूटी हुई आवाज में पूछ रहा था, जबकि पंखुड़ी अपनी तेज धड़कनों को संभालने में लगी हुई थी। कृपया मुझे छोड़िए, आप कोई दवा ले लीजिए या डॉक्टर को बुला लेते हैं। अपनी हालत तो देखिए, आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। वह घबराकर बोली। वेदांत की हालत सचमुच उसे परेशान कर रही थी। आकाश ठाकुर भी शराब पीते थे, मगर उसने उन्हें कभी इस हालत में नहीं देखा था। मुझे स्नान घर तक ले चलो, कृपया। किसी को मत बुलाना, मैं पहले कभी इस हालत में घर नहीं आया, वेदांत ने मुश्किल से कहा। पंखुड़ी ने सिर हिला दिया और उसे सहारा देकर स्नान घर की ओर ले जाने लगी। चलते चलते उसने फिर कहा, अगर आप कहें तो मैं गौरी भट्ट को बुला दूं। वेदांत ने मना कर दिया। तभी उसे जोर से उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह लड़खड़ाया और पंखुड़ी ने तुरंत उसे संभाल लिया। उसकी तबीयत और बिगड़ गई थी। पंखुड़ी घबरा गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वह परेशान होकर बोली। कुछ देर के बाद वेदांत ने सिर उठाया। तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा, उसने कहा। मगर पंखुड़ी ने उसकी बात नहीं मानी। वह उसे वापस कमरे में लेकर आई और बिस्तर के किनारे पर बैठा दिया। वेदांत बिल्कुल निढाल लग रहा था। पंखुड़ी तुरंत मुड़ी और टिश्यू का डिब्बा लेकर वापस आई। वेदांत हैरानी से उसे देखता रहा। अपने खुले बालों और कपड़ों की परवाह किए बिना वह उसके हाथ और कपड़े साफ करने लगी। तुम्हें मुझसे घृणा नहीं हो रही? बुरा नहीं लग रहा? वेदांत ने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा। उसका दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था। पंखुड़ी ने एक पल के लिए हाथ रोककर उसकी तरफ देखा। ये जो भी परेशानी है, मगर आप इस समय बीमार हैं। आपको इस हालत में देखकर पीछे क्यों हट जाऊं? उसके स्वर में सच्ची सरलता थी। वेदांत उसे देखता ही रह गया। पंखुड़ी ने कई टिश्यू लेकर उसके हाथ और कपड़े अच्छी तरह साफ कर दिए। फिर वह नीचे झुकने लगी तो वेदांत ने जल्दी से उसकी दोनों बाहें पकड़ ली। नहीं, अब मैं खुद कर लूंगा। मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुमने ये सब क्यों किया, जबकि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था? वह सचमुच हैरान होकर पूछ रहा था। उसकी आवाज अब भी भारी थी। पंखुड़ी ठाकर कुछ पल चुप रही। फिर उसे एहसास हुआ कि वह वेदांत भट्ट के कितने करीब खड़ी थी। वह झट से 2 कदम पीछे हट गई और वेदांत को देखने लगी। रात को आप ही तो कह रहे थे, पति के कुछ अधिकार होते हैं और पत्नी के कुछ कर्तव्य। मैं तो वही निभा रही थी। अब आप कहें तो मैं किसी को बुला दूं? उसका स्वर बिल्कुल सीधा और सरल था। वेदांत उसे देखता ही रह गया। उसकी बड़ी-बड़ी हिरनी सी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। वह जीवन की तकलीफों से गुजरी हुई लग रही थी। उसके चेहरे के दाईं तरफ किसी पुराने थप्पड़ का हल्का निशान भी था। उसके बारे में पूछना चाहता था, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कृपया किसी को मेरी हालत के बारे में मत बताना। मैं इस स्थिति में किसी का सामना नहीं कर सकता। मैं आज से पहले कभी इस तरह नशे में घर वापस नहीं आया, वेदांत ने जल्दी से कहा। उसके स्वर में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। पंखुड़ी ने सिर हिलाया। दरवाजे तक पहुंची। कौन है? उसने पूछा। दरवाजे पर घर की कर्मचारी खड़ी थी, जो दोनों के बारे में पूछने आई थी। पंखुड़ी ने उसे बता दिया कि अभी वेदांत नीचे नहीं आएंगे। आधे घंटे के बाद दोनों खुद ही नीचे आ जाएंगे। कर्मचारी वापस चली गई तो पंखुड़ी गहरी सांस लेकर वेदांत की तरफ मुड़ी। क्या मैं आपके लिए कपड़े निकाल दूं बदलने के लिए? उसने पूछा, मगर वेदांत अब खड़ा हो चुका था। नहीं, मैं खुद ही ले लूंगा। सब ठीक है। मैंने तुम्हें काफी परेशान कर दिया। सच कहूं तो आज पहली बार खुद पर शर्म आ रही है कि मैं जिस बुरी आदत को अपनी शान समझता था, वह कितनी गलत है। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं अपनी ही शर्म में डूबे न जाने कब तक यहाँ पड़ा रहता। वह धीमे और पछतावे भरे स्वर में कहता हुआ स्नानघर की तरफ चला गया। पंखुड़ी उसे देखती रह गई। काफी देर तक अंदर पानी की आवाजें आती रही। वेदांत लंबे समय तक नहाता रहा। जब तक वो बाहर निकला, पहले से काफी तरोताजा लग रहा था। तुम भी तैयार हो जाओ, इससे पहले कि कोई और दरवाजा खटखटाने आ जाए। वो बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा था। पंखुड़ी ने सिर हिलाया और अपने कपड़े लेकर स्नान घर में चली गई। उधर आईने के सामने खड़ा वेदांत बंद दरवाजे को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके भीतर ये बदलाव क्यों आ रहा है, मगर पंखुड़ी के छोटे से व्यवहार ने जैसे उसके मन की पूरी दुनिया बदल दी थी। जिस लड़की को वह सबक सिखाने के इरादे से इस रिश्ते में लाया था, उसी ने बिना किसी शिकायत के उसके हाथ और कपड़े साफ किए थे। एक पल के लिए भी उसने उसके प्रति घृणा नहीं दिखाई थी। मैं तैयार हूँ। कुछ देर के बाद पंखुड़ी स्नान घर से बाहर आई। उसने हल्का सा श्रृंगार भी कर लिया था और साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। वेदांत ने गहरी सांस ली। हाँ चलो। वह उसके साथ नीचे चला आया। गौरी भट्ट दोनों के साथ आते देखकर बहुत खुश हुई। दोनों के लिए नाश्ता लगवाया गया। पंखुड़ी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई।
वेदांत ने केवल नींबू का पैक मंगवाया था। उसकी थकान और चेहरे की हालत से पिछली रात का असर अभी भी दिखाई दे रहा था। पंखुड़ी शांत बैठी थी। हल्के गुलाबी रंग की सुंदर साड़ी में उसने केवल हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, मगर फिर भी वो बेहद आकर्षक लग रही थी। वह जानबूझकर वेदांत की तरफ देखने से बच रही थी, मगर वेदांत जब भी नजर उठाता, उसकी आंखें अन्यास पंखुड़ी पर जाकर ठहर जाती। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। गौरी भट्ट सने से तरह तरह की चीजें उठाकर पंखुड़ी की प्लेट में रख रही थी, तभी मुख्य दरवाजे की तरफ शोर सुनाई दिया। पंखुड़ी का दिल जोर से धड़क उठा। उस आवाज को वो हजारों लोगों में भी पहचान सकती थी। ये उसके पिताजी आकाश ठाकुर की आवाज थी। दरवाजे पर कौन आया है? गौरी भट्ट ने भी चिंता से पूछा। घर में कुछ मेहमान अभी मौजूद थे और वे भी उस अजीब शोर की वजह से इधर-उधर देखने लगे। तभी अंदर का दरवाजा खुला और आकाश ठाकुर लड़खड़ाते कदमों से अंदर आए। उनकी आंखें लाल थी और उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। पंखुड़ी एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। पंखुड़ी अपने पिता आकाश ठाकुर की हालत देखकर ही समझ गई थी कि वह शराब पीकर आया है। वह गुस्से में बोला, हाँ, यहाँ बैठी है मजे से शीशे की कोठी में। बता नहीं सकती उनको कि वहाँ मुझे पूछने वाला कोई नहीं है? फिर उसने कहा था, जाते समय अपनी सारी शर्तें अपने इस अमीर पति के सामने रखना। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और वह लड़खड़ाता हुआ अंदर आया था। वेदांत भट्ट बेहद नाराज होकर उसकी ओर बढ़ा। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। गौरी भट्ट ने अपनी नाराजगी छुपाते हुए कहा था, मगर आकाश ठाकुर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं, बैठने के लिए नहीं आया हूँ, इसे ले जाने के लिए आया हूँ। शादी के बाद बेटी को मायके ले जाने की जो रस्म होती है, उसी के लिए आया हूँ, मगर मैं इसे खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। जब तक शहर में एक बड़ा प्लाट और 2 दुकानें मेरे नाम नहीं होंगी, मैं इसे वापस नहीं भेजूंगा। वह सब सोच समझ कर आया था। पंखुड़ी ने अपनी आंखें बंद कर ली। पापा प्लीज बैठ जाइए, ऐसी बात मत कीजिए यहाँ। वह बहुत घबरा गई थी, मगर आकाश ठाकुर ने गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखा। बस एक ही रात में पति को इतनी प्यारी हो गई है, ऐसा क्या तोहफा दिया उसने? लगता है उसका दिल बहुत खुश कर दिया है। वह बेहद अपमानजनक अंदाज में बोला था। पंखुड़ी को अपने कान जलते हुए महसूस हुए। अब वेदांत की सहन शक्ति भी जवाब दे चुकी थी। वह एक झटके से खड़ा हुआ। आपको जो भी चाहिए बैठकर बात कीजिए, इस तरह मेहमानों के सामने तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वह सख्त आवाज में बोलता हुआ आकाश ठाकुर के सामने आकर खड़ा हो गया। आकाश ठाकुर ने एक नजर उसकी तरफ देखा। क्यों बात करूं तुमसे? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। चल मेरे साथ अभी इसी वक्त, नहीं तो सबको बता दूंगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे ससुराल वाले मेरे नाम पलाट नहीं करेंगे, तब तक ये वापस नहीं आएगी। उसने पंखुड़ी का बाजू कसकर पकड़ लिया था। पंखुड़ी ठाकुर के होठों से एक सिसकी निकली। वेदांत 2 कदम आगे बढ़ा। गौरी भट्ट ने आकाश ठाकुर को रोकने की कोशिश की। आप बैठ जाइए, आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। पंखुड़ी अभी अभी शादी करके आई है, उसे इस तरह कहाँ लेकर जाएंगे आप? उन्हें ये सब बहुत बुरा लग रहा था। आकाश ठाकुर ने पंखुड़ी की तरफ देखा। तुझे जाना है या नहीं? उसने सख्त आवाज में पूछा। उस पल पंखुड़ी को अपने पिता से बहुत डर लगा। उसका सिर अपने आप इनकार में हिल गया और बस वही पल था जब आकाश ठाकुर ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से पंखुड़ी के चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहा। मगर न जाने कैसे वेदांत ने आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लिया। सिर्फ हाथ ही नहीं रोका, बल्कि उसने पूरी ताकत से आकाश ठाकुर को पीछे की ओर धक्का दे दिया। हाथ मत लगाइए मेरी पत्नी को, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं आप पंखुड़ी के बारे में? जो भी चाहिए आपके मुंह पर दे मारूंगा मैं। लेकिन अगर आपने पंखुड़ी से इस तरह बात की या उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कठोर आवाज में कहते हुए वो पंखुड़ी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। पंखुड़ी कांपती हुई अविश्वास से उसे देखने लगी। उसने उसे अपने पीछे इस तरह छिपा लिया था जैसे उस पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। आकाश ठाकुर गुस्से से भरकर खड़ा हो गया। वह न जाने क्या क्या बोल रहा था। गौरी भट्ट की आंखों में आंसू आ गए। इसने बिल्कुल इसी तरह मेरी सहेली गरिमा ठाकुर की जिंदगी भी बर्बाद की थी और अब पंखुड़ी की भी करना चाहता है। मगर वेदांत ने मानो फैसला कर लिया था। इन्हें गेस्ट रूम में बैठाओ, चाय पानी दो, उसके बाद इनके घर तक छोड़ आना। और ध्यान रखना कि आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में इन्हें इस घर में नहीं आने दिया जाएगा। पंखुड़ी के पिता हैं, जब मिलना होगा मैं खुद मिलवा लूंगा। वह साफ शब्दों में कह रहा था। नौकर आकाश ठाकुर को पकड़कर बाहर ले जाने लगे, जबकि पंखुड़ी अविश्वास से ये सब देख रही थी।
एक ही रात में इतनी बड़ी बदलावट कैसे आ गई थी? कल तक तो वह उसे न जाने क्या-क्या कह रहा था। शायद ये रिश्ता भी नहीं निभाना चाहता था। वह अचानक मुड़ी, तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और वेदांत भट्ट कमरे में दाखिल हुआ। पंखुड़ी बिस्तर की चादर बदल रही थी। शायद वह खुद को किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। हैरानी हो रही है ना कि मैं इतना कैसे बदल गया? वह भी सिर्फ एक ही रात में। वह शांत स्वर में बोलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पंखुड़ी के हाथ रुक गए। तुमसे शादी करने का फैसला मैंने सिर्फ इसलिए किया था, कुछ दिनों के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर अब मुझे और कुछ छोड़ना है, शराब की आदत, अपना आवारापन, क्योंकि मैं तुम जैसी पत्नी को खोना नहीं चाहता, जो मेरी जिंदगी को भी बिना किसी घृणा के साफ कर सके। मैं समझ गया हूँ, बीमारी और मुश्किल के समय भी अगर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। तुम वो हीरा हो जिसकी मैं शायद योग्यता नहीं रखता, लेकिन अब मैं उसकी कद्र रखना चाहता हूँ। वह गंभीर स्वर में कह रहा था। पंखुड़ी ने अविश्वास भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। आप सच में शराब छोड़ देंगे? वह अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। वेदांत मुस्कुराया। छोड़ दूंगा? नहीं, मैंने छोड़ दी है, आज से, अभी से। पंखुड़ी का हाथ मजबूती से थामते हुए वेदांत ने उसे अपने पास खींच लिया। वह गहरी सांस लेकर रह गई। वेदांत के सर से पुरसों वाले परफ्यूम की हल्की खुशबू आ रही थी। पंखुड़ी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस रिश्ते को अपनाने के लिए वे दोनों पहले तैयार नहीं थे, मगर बीती एक ही रात ने उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया था। ये शादी के उन पवित्र 7 फेरों और वचनों की शक्ति थी कि उनके दिल एक दूसरे के लिए बदल गए थे। वेदांत भट्ट, जो पहले उसे अपमानित करना चाहता था, अब उसकी इज्जत के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। और पंखुड़ी भी उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देने के लिए तैयार थी। यही तो एक सच्चे वैवाहिक जीवन की पहचान थी। अब वे दोनों एक दूसरे की निकटता में खुद को सुरक्षित, सम्मानित और खुश महसूस कर रहे थे। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।